बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने अपना यूनिट नंबर 3 डिस्कस किया था, वर्क, एनर्जी और एंगुलर मोशन का। आज हम लोगों ने इसी सिलसिले में इसी यूनिट का पहला यानी अपना टेस्ट नंबर 27 डिस्कस करना है। सो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात को शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 ग्राम इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 1 रेवोल्यूशन इज। मैंने आपको बताया था रेगुलर लेक्चर में, अगर आपको याद हो, आई एम श्योर आपको होगा, कि सेंटीमीटर फोर्स कोई वर्क नहीं करती, चाहे पूरी रेवोल्यूशन हो, चाहे आधी रेवोल्यूशन हो, चाहे क्वार्टर रेवोल्यूशन हो। आपके 86 यानी पहले एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? अल्फा, 0 जूल, कोई वर्क नहीं होगा। Question number 87. A particle is acted upon by a conservative force F equals 14I plus 12J Newton. The work done by the force when the particle moves from origin 0, 0 to the position -6, 8 given by the coordinate of the final position are in meter. याद देखिएगा, उसने जो डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं? -6 एंड 8। -6 है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉरस्पॉन्ड करने वाला कोऑर्डिनेट और 8 है वाई एक्सिस के लॉन्ग कॉरस्पॉन्ड करने वाला कोऑर्डिनेट। इसका क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है? -6i प्लस 8j। अगर आपको बात समझ आ गई तो आगे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी, एफ क्या था? 14i प्लस 12j डॉट डी क्या था? -6i प्लस 8j। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा और जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, तो 14 इंटू -6 is -84, 12 into 8 is 96, 96 minus 84 is 12 जूल। आपके 87th एमसीक्यू का आंसर भी क्या आएगा? अल्फा। Question number 88. You lift a heavy book from the floor of the room and put it in the bookshelf having a height of 4 meter. In this process, you take 10 seconds. The work done by you will depend upon. ऊपर की तरफ जब आप किसी चीज को लिफ्ट कर रहे होते हैं तो इस सिचुएशन में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स mgh। तो वर्क आपको सिर्फ किस पे डिपेंड करता दिखाई दे रहा है? बुक की मास पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, या मुझे यूं कहना चाहिए mg पे, यानी बुक के वेट पे और आपकी कवर की हुई हाइट पे। आपके 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा, यानी वेट ऑफ द बुक यानी mg एंड हाइट ऑफ द शेल्फ यानी h। क्वेश्चन नंबर 89. A body travels a displacement of 10 meter by a force of 30 Newton. If the work done is 260 joule, then angle between F and D is. Now, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको पता भी, आपने रूटीन की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। W इक्वल्स F डॉट D, यानी F D cos थीटा। यहां से अगर मैं cos थीटा निकाल लूं तो क्या आ जाएगा? W ओवर F D। W क्या था? 260, F क्या था? 30, D क्या था? 10। So that comes out to be 26 over 30 which is almost 0.8। अगर आप इसको 24 over 30 कर दें तो ये 0.8 बनेगा, और 0.8 या 0.866 आपको पता है किसके बराबर होता है? ऑलमोस्ट स्क्वायर रूट 3 over 2। और cos थीटा किस एंगल पे स्क्वायर रूट 3 over 2 होता है? 30 डिग्री पर। आपके 89th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 90. द पावर ऑफ अ पंप विच कैन पंप 50 किलोग्राम ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकेंड इज। पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स W ओवर T। T वैसे का वैसा, W की जगह क्या लिखा जा सकता है? mgh। मैथ्स कितनी थी? 50। G क्या ले लें सिंप्लिसिटी के लिए? 10। हाइट कितनी थी? 50। टाइम कितना था? 10 सेकेंड। 10 और 10 कैंसिल हो गया। 50 इंटू 50 इज 2500 विच कैन बी रिटन एज 2.5 किलो वॉट। आपके 90th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 91. द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 80 वॉट बल्ब इन 5 सेकेंड इज। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर क्या था? 80, टाइम कितना था? 5। 80 इंटू 5 कम्स आउट टू बी 400 जूल। आपके 91st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 92. इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस बाय 10%, द परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। मैंने आपको लेक्चर में भी शॉर्टकट बताया था। और एन क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ओवर 10। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना था? 10 ओवर 10 कम्स आउट टू बी 1। तो आगे अब आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, तो परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 20 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 19%। आपके 92 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा?
40. Question number 93. A ball of mass 8 kg and another ball of mass 10 kg are dropped together from a 90 feet tall building. After a fall of 60 feet each towards the earth, their respective kinetic energies are in the ratio of. Now freely falling motion के दौरान आपको पता है कि अगर कोई जिस्म ऊपर से नीचे आ रहा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार किस में कन्वर्ट हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी में. और इस सिचुएशन में किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgx. इसमें m क्या है, गिरने वाले ऑब्जेक्ट की मास, इसमें g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसमें x क्या है, वो हाइट जो गिरने वाला ऑब्जेक्ट अब तक क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है. प्लीज ध्यान से देखिएगा, g कांस्टेंट और दोनों ऑब्जेक्ट ने 60 फीट लॉस किए हैं, तो x भी कांस्टेंट, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. और आगे क्वेश्चन आसान हो जाता है. Ke1 over Ke2 इक्वल्स m1 over m2. m1 क्या था, वो मास के जिसका जिक्र एमसीक्यू में पहले था यानी 8. m2 क्या था, वो मास के जिसका जिक्र एमसीक्यू में बाद में था 10. 8/10 कम्स आउट टू बी 4/5 या 4:5. आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स बीटा. Question number 94. Initially 8 identical uniform blocks each of mass m and thickness h are spread on a table. How much work is done on the blocks in stacking them top of one another? इसमें आपके पास सिचुएशन ये है कि 8 यानी 8 ब्लॉक्स मेज पे पड़े हुए हैं. आपने उनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के एक तरह का टावर बनाना है. याद रखिएगा, इस मकसद के लिए आपको किसी एक ब्लॉक को बेस बनाना पड़ेगा और बाकी 7 ब्लॉक उस बेस के ऊपर आप रखेंगे. अगर आपको बात समझ नहीं तो इसको इस तरीके से मैं समझाता हूं. फर्स्ट करें, एक ब्लॉक एज इट इज जहां पे वहीं पे पड़ा हुआ है. मैंने दूसरा ब्लॉक उठाया, उसको उठा के पहले ब्लॉक पे रख दिया. कितने ब्लॉक्स हो गए, 2. फिर मैंने तीसरा ब्लॉक उठाया, उसको उठा के उन 2 ब्लॉक्स पे रख दिया. कितने ब्लॉक्स हो गए, 3. इस तरह से आपने 8 ब्लॉक्स का क्या करना है, टावर बनाना है. इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि पहले ब्लॉक पे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा. आपको वर्क किस पे करना पड़ा है, दूसरे ब्लॉक पे जिसको आपने पहले ब्लॉक के ऊपर रखने में h हाइट कवर की. फिर आपको वर्क किस पे करना पड़ा है, तीसरे ब्लॉक पे जिसको आपको 2 ब्लॉक्स के ऊपर रखते हुए कितनी हाइट कवर करनी पड़ेगी, 2h. फिर आपको वर्क किस पे करना पड़ेगा, चौथे ब्लॉक पे जिसको आपको 3 ब्लॉक्स के ऊपर रखते हुए कितनी हाइट कवर करनी पड़ेगी, 3h एंड सो ऑन, जब तक 8 ब्लॉक पूरे नहीं होते. इसका मतलब ओवरऑल आपको 7 दफा काम करना पड़ा. दैट इज व्हाई वर्क इज इक्वल टू W1 plus W2 plus W3 plus W4 plus W5 plus W6 plus W7. इसमें W1 क्या है, वो वर्क जो आपको दूसरे ब्लॉक को पहले के ऊपर रखते हुए कवर करना पड़ा है, mgh. इसमें W2 क्या है, ये वो वर्क जो आपको तीसरे ब्लॉक को 2 ब्लॉक्स के ऊपर रखते हुए करना पड़ा है, mg2h. इसमें W3 क्या है, वो वर्क जो आपको चौथे ब्लॉक को 3 ब्लॉक्स के ऊपर रखते हुए करना पड़ा है, दैट इज mg3h. इसी तरह mg4h, 5h, 6h. और जब आप 8वें ब्लॉक को 7 के ऊपर रखेंगे तो अब आप कितना वर्क करेंगे, mg7h. और जाहिर सी बात है कि आपका फिर ये वो पूरा 8 ब्लॉक्स का टावर पूरा हो जाएगा. इसको सिंपली ऐड कर दें. 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22 + 3 25 + 2 27 + 1 28 mgh. 94 MCQ का आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स अल्फा. Question number 95. A 10 kg body is thrown vertically upward from the ground with a velocity of 15 meter per second. Its kinetic energy just before hitting the ground is. अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो वो ब्लॉक या वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ लॉन्च हुआ था उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ दोबारा आके जमीन को हिट करेगा. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट है. तो सिंपल सा फॉर्मूला, हाफ mv², हाफ वैसे का वैसा, मास 10, वेलोसिटी कितनी थी 15, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा. प्लीज ध्यान से देखिएगा, 10/2 क्या हो गया, 5, और 15 का स्क्वायर क्या हो गया, 225, एंड 5 × 225 इज 1125 जूल. आपके 95th MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा. क्वेश्चन नंबर 96. 2 objects P and Q have the same momentum. Q has lesser kinetic energy than P if it. हमने काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूलाज देखे थे, हाफ mv², p²/2m, और एक और फॉर्मूला भी हमने देखा था, हाफ pv. दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम क्या है, यानी p क्या है, कांस्टेंट, और 2 भी क्या है, कांस्टेंट. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट. अब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर Q की काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका मतलब Q की P से वेलोसिटी भी कम होगी, यानी Q P के लिहाज से स्लो मूव कर रहा होगा. आपका 96th MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 97. 2 आइडेंटिकल बॉल्स आर प्रोजेक्टेड, वन वर्टिकली अपवर्ड यानी 90 डिग्री पे फेंका गया, एंड अदर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस यानी 30 डिग्री पे फेंका गया, विद सेम इनिशियल स्पीड्स. द पोटेंशियल एनर्जी
at the highest point is in the ratio of. Now please यार ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g. ये क्या शो कर रहा है कि हाइट sin स्क्वायर थीटा के क्या है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल. यहाँ से रेशियो निकाल लें तो h1 ओवर h2 इक्वल sin थीटा 1 ओवर थीटा 2 का होल स्क्वायर sin थीटा 2 का होल स्क्वायर. पहला लॉन्चिंग एंगल क्या था, वर्टिकली अपवर्ड यानी 90. दूसरा लॉन्चिंग एंगल क्या था, 30. sin 90 होता है 1, sin 30 होता है 1 ओवर 2. ये 2 किधर चला जाएगा ऊपर, तो हाइट्स की रेशियो क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर यानी 4. अब आप सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h. तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की हाइट्स की रेशियो क्या है 4, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जीज की रेशियो भी क्या होगी 4, यानी 4:1. आपके 97th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा. क्वेश्चन नंबर 98. A block of mass 2 kg slides from rest through a distance of 20 meter down a frictionless slope inclined at 30 degree with the horizontal. What is the kinetic energy of the block at the bottom of the slope? ये मैंने इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे बना भी दिया हुआ है, टॉप पे ब्लॉक पड़ा हुआ है और इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री. इसको बाद में हम डील करेंगे. इंक्लाइन प्लेन की हाइट कितनी आपको दिखाई दे रही है h, और इंक्लाइन प्लेन की लेंथ आपको कितनी दिखाई दे रही है d. तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल सी आपको बनती दिखाई दे रही है, इसमें थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस. और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कौन डील करता है, साइन थीटा. तो साइन थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, h ओवर d. तो h क्या यहाँ पे आ जाएगा, d साइन थीटा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक या मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन को सामने रखते हुए जो ब्लॉक की टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वही उस ब्लॉक की इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी होगी. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बॉटम इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी टॉप, यानी काइनेटिक एनर्जी बॉटम इक्वल्स mgh, और h क्या है, d sin थीटा. मास कितना था 2, g क्या था 10, d कितना था 20 इंक्लाइन प्लेन की लेंथ, और एंगल कितना था 30. sin 30 इज 1 ओवर 2, तो sin 30 यानी 1 ओवर 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल, एंड 10 into 20 कम्स आउट टू बी 200 जूल. आपका 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 40. क्वेश्चन नंबर 99. A block of mass 3 kg slides down a rough curved path from point A as shown. If it stops at C, the work done by the friction is. Now इस सिचुएशन में फ्रिक्शन का वर्क क्या आएगा, माइनस mgh. m कितना है 3, g क्या है 10, और h क्या है, इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट. इनिशियल हाइट कितनी थी जी ब्लॉक की 20 मीटर, और फाइनल हाइट कितनी थी जब वो इवेंचुअली रुका था 8 मीटर. तो उसने कितनी हाइट कवर की है, 20 माइनस 8, एंड दैट इज 12. तो 12 इंटू 3 इज 36, एंड 36 इंटू 10 इज माइनस 360 जूल. और माइनस इसलिए कि आपको पता है फ्रिक्शन हमेशा मोशन को क्या कर रही होती है, अपोज हो रही होती है. इसका मतलब फोर्स और मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और एंगल कौन सा बनेगा 180, और cos 180 माइनस 1 होता है. रिपीट, आपके 99th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, अल्फा. क्वेश्चन नंबर 100. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ h equals 10 meter as shown in the figure. The object reaches at A, B, and then finally to the ground during this free fall. The ratio of potential energy at B point to the potential energy at A is. Potential energy का फॉर्मूला mgh, और h क्या होता है, उसका जमीन से फासला या उसकी हाइट. ये क्या शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. रेशियो निकाल लें, PEB ओवर PEA इक्वल्स HB ओवर HA. B की जमीन से हाइट कितनी थी 4, A की जमीन से हाइट कितनी थी 7. तो हाइट्स की रेशियो या पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो क्या आ गई, 4/7 या 4:7. आपके 100 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 40. क्वेश्चन नंबर 101. Two bodies are thrown vertically upward with initial speeds in the ratio of 3:2. Then the ratio of their maximum height attained by them will be. Height is directly proportional to v square. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें, या प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए. हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर. अगर रेशियो निकल आई h1 ओवर h2 इक्वल्स v1 ओवर v2 का होल स्क्वायर, एंड v1 ओवर v2 वाज 3/2, और 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4, यानी 9:4. आपके 101 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा 9:4. क्वेश्चन नंबर 102. Two cars of masses m1 and m2 are moving along the circular path of radius r1 and r2. They take one round in the same time. यानी उनका एक चक्कर एक ही टाइम में पूरा हो रहा है, यानी दोनों कार्स का टाइम पीरियड क्या है
सेम है, जेन में रखिएगा। द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ द टू कार्स विल बी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है 2 पाई बाई टी, 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, और मैंने क्वेश्चन रोक के आपको ये बात क्लियर की है कि दोनों गाड़ियों का टाइम पीरियड यानी एक चक्कर पूरा करने का टाइम भी क्या है कांस्टेंट। तो अगर दोनों गाड़ियों के लिए 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, तो दोनों गाड़ियों के लिए एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और सेम चीज़ों की रेशियो आपको हमेशा क्या देती है 1:1। आपके 102 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। Question number 103. The centripetal force required to keep the body in circular path is F1. What would be the centripetal force if radius becomes half keeping the same angular velocity? सबसे अहम वर्ड क्या है, angular velocity। तो हमने सेंटीमीटर फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूला देखा थे, mv स्क्वायर ओवर r, mr ओमेगा स्क्वायर, mr 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, या mr 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, आपको याद होगा हम श्योर लेक्चर में। तो अब उनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला मैस कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट। इसका मतलब इस केस में सेंटीमीटर फोर्स ऑर्बिटर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑर्बिटर रेडियस पहले के मुकाबले में क्या हो गया, हाफ, तो सेंटीमीटर फोर्स भी पहले के मुकाबले में हाफ हो जाएगी, यानी अगर पहले क्या थी F1 तो अब क्या हो जाएगी F1/2। आपके 103rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 104. द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम with a velocity of 100 मीटर पर सेकंड along a circular path of radius 100 मीटर। सेंटीमीटर फोर्स निकालनी, तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर ओवर r, मास कितना था 1, वेलोसिटी कितनी थी 100, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऑर्बिटर रेडियस कितना था 100, एक 100 कैंसिल हो जाएगा। आपके 104 एमसीक्यू का आंसर आएगा 100 न्यूटन यानी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 105. A car moving on a horizontal road may be roll over from the road in taking a turn due to, याद रखिएगा कॉर्नर्स पे सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करती है, फ्रिक्शन। तो अगर कॉर्नर्स पे मुड़ते हुए सड़क गीली हो या स्पीड जरूरत से ज्यादा हो, तो बाज़ दफा फ्रिक्शन सफिशिएंट सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करने में कामयाब नहीं होती और गाड़ी के रोल ओवर करने के चांसेस होते हैं। आपके 105 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली, यानी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेंटीमीटर फोर्स, आई माइट ऐड, गिवन बाय friction between the road and the tires. Question number 106. The height of geostationary orbit from the surface of the earth is, center of earth से फासला कितना होता है 4.23 into 10 raised to power 4 किलोमीटर्स, और surface of earth से फासला कितना होता है 3.6 into 10 raised to power 4 किलोमीटर्स या 36,000 किलोमीटर्स। आपके 106 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, चार्ली जी। क्वेश्चन नंबर 107. A block of given material is dragged along a horizontal distance x along a frictionless surface by a force F inclined at an angle of theta to the horizontal. What is the work done? वर्क कितना होगा, याद रखिएगा कि जब मैं इस फोर्स के टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो फोर्स के कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, 2। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, F cos थीटा, जो क्या करवा रहा है डिस्प्लेसमेंट x, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा F sin थीटा। फिर लिख देता हूं F cos थीटा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट x करवाने का बायस कौन सा कंपोनेंट बन रहा है F cos थीटा। तो आपका टोटल वर्क क्या होगा F cos थीटा इंटू x, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज Fx cos थीटा। आपके 107th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। Question number 108. A bullet moving horizontally at a speed of v is stopped by the sand in its path. If the mass of the bullet is m and it penetrates a distance of x before coming to a stop, यानी final velocity 0 होगी, what is the average retarding force acting on the bullet? Now please, third equation of motion से जब एक्सलेरेशन निकालते हैं तो क्या आता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2s। वी एफ क्या था 0, गायब हो गया। वी आई क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v, तो माइनस वी स्क्वायर, और रुकते रुकते वो सैंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है x, तो s की जगह क्या आ गया x, तो ये आ गया एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन। और यहां से फोर्स निकालनी है तो न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल्स एम ए, एम वैसे का वैसा, और ए की जगह क्या आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर ओवर 2x, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स एम वी स्क्वायर ओवर 2x आपको दिखाई दे रहा है। 108 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा,
beta. Question number 109. A block of mass 2 kg is lifted through a chain. When block moves through 2 meter vertically, the velocity becomes 4 meter per second. Work done by the chain force until it moves 2 meter is. Work energy principle जिसके मुताबिक work done is equal to work energy principle जिसके मुताबिक work done is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. So work की जगह क्या आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh. हाफ वैसे का वैसा, मास कितनी थी 2, वेलोसिटी कितनी थी 4, मास 2, g 10 ले लें फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और हाइट कितनी थी 10, हाइट कितनी थी 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, एंड दिस बिकम्स 40, 16 प्लस 40 बिकम्स 56 जूल. आपके 109th MCQ का आंसर क्या आएगा, बीटा. Question number 110. A body constrained to move in y direction is subjected to a force given by F equals minus 2I plus 15J plus 6K Newton. The work done by this force is moving the body at distance of 10 meter along y axis is. Displacement कितना हो रहा है 10 मीटर, किस एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, y एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, और आपको पता है y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, j. तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10j. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स एफ डॉट डी. W इक्वल्स एफ कितना था -2i प्लस 15j प्लस 6k डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना था 10j. और अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि डॉट में i वाला i से और j वाला j से मल्टीप्लाई होगा, तो 15j और 10j में से जब 15 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके 1/10 MCQ का आंसर क्या आ जाएगा, 150 जूल यानी बीटा. Question number 111. Bicyclist comes to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the bicycle due to the road is 200 Newton, or this is force of friction and is directly opposed to the motion. यानी फ्रिक्शन फोर्स मोशन के एक डिस्प्लेसमेंट के क्या ऑपोजिट है, तो एंगल कौन सा बनेगा 180, और cos 180 होता है -1. तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो भी वर्क आएगा वो नेगेटिव में आएगा. द वर्क डन बाय द रोड फोर्स ऑन साइकिल इज, आपने साइकिल पे फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क निकालना है. वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही थी 200, डिस्प्लेसमेंट कितना था 10. फ्रिक्शनल फोर्स का या रोड की साइकिल पे लगने वाली फोर्स का वर्क क्या आएगा -2000 जूल, यानी 111th MCQ का आंसर क्या आएगा, बीटा. Question number 112. The displacement time graph of a body acted upon by some forces is shown. Which of the following is correct? एक ऑप्शन देख लें. अल्फा, from O to A the total work done by the forces together is negative. ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि O से A तक जाते हुए आपको वेलोसिटी ग्रेजुअली कम होती दिखाई दे रही है, स्लोप आपको ग्रेजुअली कम होता दिखाई दे रहा है. वेलोसिटी का कम होने का क्या मतलब है, ये जो कोई भी फोर्स लग रही है अपोजिंग फोर्स लग रही है, और अपोजिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क करती है. बीटा, फ्रॉम O टू B एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. ये जुमला सही नहीं है. वजह, O से लेके A तक जाते हुए कुछ पोर्शन में आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव या जीरो दिखाई दे रहा है, नेगेटिव बहुत बाद में जाके होना शुरू हो रहा है. चार्ली, फ्रॉम O टू B वेलोसिटी इज फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव. ये जुमला इससे सही है कि O से A तक जाते हुए पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, उसके बाद A तक जाते जाते उसके बाद डेफिनेटली B तक जाते जाते विजिबली आपको वेलोसिटी कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि स्लोप ग्राफ का कम होता जा रहा है. अल्फा करेक्ट है, बीटा करेक्ट नहीं है, चार्ली करेक्ट है. आपके 112th MCQ का आंसर क्या होगा, बोथ A एंड C, यानी 112th MCQ का आंसर क्या होगा, delta. Question number 113. A 2 kilogram stone at the end of a string 1 meter long is whirled in a vertical circle. The speed of the stone at lowermost point of the circle is 4 meter per second. The tension in the string at this point is. Vertical circle में मैंने आपको बताया था कि टेंशन बॉटम पे या लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम टेंशन किसके बराबर होती है, mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg. यहाँ से m आप कॉमन ले लें. m क्या है उस पत्थर की या स्टोन की मास, v क्या है उस स्टोन की लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, g क्या है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और r क्या है उस ऑर्बिटल सर्कुलर पाथ का रेडियस या धागे की लेंथ. नाउ प्लीज, मास कितना था आपके पास 2, वेलोसिटी कितनी थी 4, और धागे की लेंथ या ऑर्बिटल पाथ का रेडियस क्या था जी 1, और g मैंने क्या ले लिया 10. 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 प्लस 10 क्या हो गया 26. बार क्या मौजूद है 2, 26 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 52 न्यूटन. आपके 113th MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा यानी 52 न्यूटन. Question number 114. The angular velocity of a wheel increases from 1200 revolutions per minute. This is omega I
to 4500 revolutions per minute. This is omega f in 10 seconds. This is t. The number of revolutions made during this time is. आपने revolutions निकालनी है, आपने थीटा निकालना है. Now please सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन से एक्सेलरेशन निकाल लें. अल्फा इक्वल्स ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी. ओमेगा एफ क्या था 4500 रेवोल्यूशंस. ओमेगा ए क्या था 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट. रेवोल्यूशंस को तो मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन पर मिनट को मैंने क्या कर दिया 60 सेकेंड, और टाइम कितना था 10 सेकेंड. तो ये सेकंड और सेकंड क्या बन गया, सेकंड स्क्वायर. रेवोल्यूशंस वैसे का वैसा. 4500 minus 1200 is 3300 over 600 and that is 5.5 revolutions per second square. ये आपका क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन. आगे सेकंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, थीटा यानी एंगल या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपने निकालनी थी. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट. मैंने मिनट को फिर किस में चेंज कर दिया 60 सेकंड में. टाइम कितना था 10 सेकंड प्लस हाफ. अल्फा कितना था जी 5.5 यानी 55/10 रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर. टाइम का स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. और सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास रेवोल्यूशन. आगे सब मैथ है. 1200 over 60 is 200. प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, एक 10 और एक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10. 10/2 is 5 and 5 into 55 is 275. 200 plus 275 comes out to be 475 revolutions. आपके 114th MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा. और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है 0. A particle rotates in a circle of radius r equals square root 2 meter with an angular acceleration of alpha equals pi/4 radians per second square. The magnitude of average velocity of the particle over the time it rotates a quarter of circle is. अच्छा, पहले तो ये समझने की कोशिश करनी है क्वार्टर ऑफ द सर्कल का मतलब क्या है. फर्स्ट करें वो पार्टिकल यहां से घूमना स्टार्ट करता है, यहां से अपनी ऑर्बिटल मोशन स्टार्ट करता है. तो जब वो यहां से घूम के यहां पे वापस आएगा तो एक सर्कल पूरा हो गया. लेकिन अगर वो यहां से घूम के यहां पे वापस आ जाए तो हाफ सर्कल पूरा होगा. लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्वार्टर सर्कल पूरा हो रहा है. क्वार्टर क्या होता है, हाफ का हाफ. इसका मतलब क्वार्टर सर्कल में वो ए से बी तक पहुंचेगा, और ए से बी तक जाते हुए वो कितना एंगल कवर करता है आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री या pi/2 रेडियस. पहली बात. दूसरी बात, आर ऑफ कोर्स क्या है, सर्कल का रेडियस. तीसरी बात, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा आई क्या है 0, चूंकि वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से. सो सेकंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन रिड्यूस होके क्या रहेगी, ये थीटा इक्वल्स हाफ अल्फा टी स्क्वायर. नाउ प्लीज थीटा क्या था 90 डिग्री यानी pi/2, हाफ अल्फा क्या था pi/4. टाइम हमें कुछ नहीं पता. प्लीज ध्यान से देखिएगा, पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, 4 इधर चला जाएगा, तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो टी क्या आ जाएगा 2 सेकंड. पहली बात. दूसरी बात, उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था आर, यानी इनिशियल पॉइंट का ओ से डिस्प्लेसमेंट क्या था आर, और फाइनल पॉइंट का भी ओ से डिस्प्लेसमेंट क्या था आर. और ये दो डिस्प्लेसमेंट्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं. तो अगर मैं इनको हेड टू टेल तरीके से मिला दूं तो ये इनका क्या होगा, रिजल्टेंट. और रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, एस कह दिया मैंने रिजल्टेंट को. रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम r² + r² का स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट 2r. और आगे वेलोसिटी की डेफिनेशन v इक्वल्स s/t. t वैसे का वैसा, s क्या था जी स्क्वायर रूट 2r, स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसा. रेडियस कितना था स्क्वायर रूट 2, टाइम कितना था 2. स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज 2 एंड 2/2 कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड. आपके 115th MCQ का आंसर क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड यानी अल्फा. होपफुली तमाम क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.